नमस्ते बच्चों, मैं पुष्पा पालकर ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती की जो चांदनी रात ये जो कविता है जो खंड काव्य से ली गई है, इनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, अभी परीक्षा नजदीक आ रही है हमारी। प्रथम क्या बोलते चाचनी, यूनिट टेस्ट। तो आप सभी लोग अभी पढ़ाई चालू किए हो गए अपने, है ना? तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको इस कविता का परिचय देती हूँ। देखो, पहली इकाई चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त। सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम तथा विशेषताएं बताने के लिए वहां तक सुंदर परिवहन सुविधाएं पूछे, निवास भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ये चर्चा हम बाद में करेंगे बच्चों, लेकिन इस कविता में जो हमें पंचवटी इस खंडी काव्य से ली गई है, ये जो थोड़ा सा अंश है इस कविता का, जो निसर्ग के प्राकृतिक सुंदरता का इसमें वर्णन किया है, वो हम देखेंगे। इन लेखक का परिचय है। 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है बच्चों 12 दिसंबर 1964 में। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता, नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मतलब नारी को सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, ये उनके ये भोक्ता है कि आप हमेशा अपनी माँ बहनों का आदर करें। इनकी कृतियां हैं साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्र, वध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रदा आदि नाटक। पद्य संबंधी बच्चों, इससे मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रसंग जो होते हैं, घटनाएं घटती है, वो नहीं, जो घटित है नैसर्गिक रूपता से, उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है, अभिव्यंजित प्रस्तुत किया गया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। अभी मैं आपको एक कविता पढ़कर सुनाती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नट के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे देखिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदाई अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी से। देखो बच्चों, चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी की अंबर तल में।
चारु चंद्र, चंद्र यानी के मून, चंचल किरणें जो एक जगह पर स्थिर नहीं है, ऐसी किरणें जो हर जगह क्या हुई है, फैली हुई है। खेल रही है जलथल में, खेल रही है, अ, अपने आप में खुशी महसूस कर रही है। जलथल में मतलब पानी में, जमीन पर, हर जगह, एवरीवेयर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, चांदनी स्टार, जैसे पूर्णिमा की रात अगर आप आसमान पे देखोगे तो आप क्या देखोगे, आसमान पर क्या देखोगे, आसमान पर आप कि वहां पर सब जगह चांदनी चांदनी है और सब जगह धरती पर उसका प्रकाश फैला हुआ है। अवनी और अंबर तल में, अवनी यानी हमारी धरती, अंबर तल में यानी कि आसमान में, आकाश में। तो इस तरह से ये जो चांदनी रात का वर्णन लेखक ने किया है पूर्णिमा के दिन, जो वो खुशी से विभोर भाव से हो उठते हैं कि किस तरह से उनको खुशी होती है उस चांदनी रात को देखकर कि धरती पर पूरा आसमान जैसे लौट आया हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जब हवा आती है तब क्या होता है, हरित तृण जो घास, ग्रास, जो पाती होती है वो किस तरह से ऐसे डोलती है, मानो हवा की लहरों से उसको कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो, इस तरह से। क्या ये स्वच्छ चांदनी है, क्या ये निस्तब्ध निशा, ये स्वच्छ चांदनी, इतनी स्वच्छ और इतनी क्लियरिटी है इस चांदनी में, इस प्रकाश में, कि ये जो रात है वो उस रात को क्या कर रहे हैं, इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि निस्तब्ध मतलब एक जगह से नहीं हिलने वाली, निस्तब्ध एक जगह से नहीं हिलने वाली, मानो अभी ये ऐसे ऐसे की ऐसी ये चांदनी रात होगी और ऐसी की ऐसी ये पूरी धरती पर ये प्रकाश फैला होगा, इस तरह से है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह, हर जगह स्वच्छंद आनंद में वातावरण है। निरानंद है कौन दिशा, कैसी दशो दिशा है, हमारी दिशा दशो दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अधो दिशा उधो दिशा, सब नैऋत्य वायव्य, वैसे जितनी दिशाएं हमारी दसों दिशा है, ऊपर भी कि नीचे की भी। तो इस दसों दिशा कैसी है, निरानंद है, निरानंद। कोई है कि उसको आनंद नहीं दे सकता, तो इस चांदनी रात का हर कोई आनंद ले रहा है, इस तरह से कवि कहना चाहता है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कार्यकलाप गतिविधि, पुलक रोपांच खुशी, कुटीर झोपड़ी कुटिया, निर्भीक निडर, धनुर्धर तीरंदाज, कुसुमायुध कामदेव अनंग, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है, अभिव्यंजित प्रस्तुत। आप बाद में बच्चों ये वीडियो पॉज करके या आपने सब आपकी कॉपी में लिख लेना है। तो क्या कह रहे हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, मतलब ये जो गतिविधि है हमारी, जो जीवन की, जो नियति की जो गतिविधि है वो कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत है चुपचाप, लेकिन फिर भी हर चीज किस तरह से है, चुपचाप और शांत है, मानो कोई सन्नाटा जैसे छा गया हो। इतनी शांत मधुरता, माधुर्यता इस पूर्णिमा की रात में फैली हुई है। आगे देखिए, अब ये पान नंबर 1 था, पेज नंबर, आगे का पन्ना देखिए 2 नंबर का है। बिखेर देती वसुंधरा, बिखेर सब जगह फैला देती है, स्प्रेड करती है। वसुंधरा हमारी धरती क्या करती है, मोती सबके सोने सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, मतलब जब सुबह होती है, सूर्योदय होता है और सब जगह वो सूर्य की चंचल किरणें सब जगह फैल जाती है, तो वसुंधरा क्या करती है कि सबके सोने पर वो बिखेर देती है। जिस तरह से सूर्य, रवि यानी के सूर्य, सूर्य क्या करता है, बटोर लेता है सबको सदा सवेरा होने पर। जिस तरह से सूरज की किरणें सब जगह जब फैल जाती है, वसुंधरा उस सब मोतियों को, सब किरणों को अपने आप में समेट लेती है।
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। क्या करता है? जब सूर्यास्त होता है, जब सूरज ढलने लगता है, आपने कभी देखा है ढलता हुआ सूरज? कभी आसमान की ओर देखा है? कभी आप देखिए, जब आसमान की ओर सूरज ढलता है, सूर्यास्त होता है, वो जो नजारा होता है वो काफी मनोहर होता है, काफी सुंदर होता है। अगर आप वो मनो नजारा देखोगे तो आपको इस तरह से खुशी महसूस होगी कि उसकी जो लालिमा है आसमान की, मतलब जो हरा पीला नीला गुलाबी सब जगह हरे हरे किस्म के सब कलर के रंग होते हैं, और उसमें से वो धीरे धीरे सूरज जब ढलता है, तब लेखक कहता है कि विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी यानी कि बाय बाय बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अभी मैं अस्त हो रहा हूँ, इस तरह से संध्या को दे जाता है शाम को। संध्या यानी शाम, इवनिंग, संध्या काल। और वीरदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। मतलब जिस तरह से सूरज सुबह जब उगता है, सूरज की किरणें जब धरती पर आती है तो मानो पूर्ण धरती प्रकाशमान हो उठती है। आसमान पर, हिमालय पर उसकी जो किरणें आती है, वो हिमालय की किरणें सब हमारे धरती पर आती है, जैसे मानो मोती बिखेर गए हो। लेकिन उसके विरुद्ध, पूरा ऑपोजिट, जब वो अस्त होने जाता है, सूरज जब ढलने लगता है, तब क्या होता है? शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य श्याम मतलब कुछ भी नहीं, वो सब अंधेरा 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 करते कालीमा होते 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 वो पूर्ण अपने आप में आसमान में छुप जाता है। इसलिए कवि ने कहा है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। आगे देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी उस जगह का नाम है, और सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, अच्छा, बहुत सुंदर। कुटीर यानी कि झोपड़ी, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। उसके सम्मुख जो एक बड़ा सा पत्थर है, शिला, उस पर वो कैसे है? बिना डरे बैठा हुआ है। कौन? हमारी जो रात का जो आने वाला अंधकार है। तो कवि कहता है, पंचवटी की छाया में सुर्ण पर्ण कुटीर बना, और सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर धीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर, धनुर्धर यानी कौन? तीरंदाज। जो तीरंदाज है, जो बाण चलाता है, वो क्यों जाग रहा है? जबकि भुवन पर पूरा दुनिया सो गई है, रात हो गई है, तो ये कौन धनुर्धर जाग रहा है? तो वो ऐसा कोई भोगी है। कौन? कुसुमायुध। कौन है वो? ऐसा भोगी है कि जो जिसकी काफी इच्छाएं हैं, जिसकी कुछ अलग सी भावनाएं हैं, जो अनंग, अनंग यानी के कामदेव जैसे। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। कैसे बोला लेखक ने? जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है। मतलब ये कौन जाग रहा है? ये कौन तीरंदाज बाण चलाने वाला जाग रहा है? क्यों जाग रहा है? जबकि भुवन भर, भुवन यानी कि धरती, हमारी धरती पर हर कोई सोया है, रात हो गई है ना, जबकि भुवन भर सोता है, सब जगह पर सोता है। तो जाग कौन रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध यानी के कामदेव अनंग जो दृष्टिगत, क्या होता है? दृष्टिगत दिखाई पड़ता है, इस तरह से। फिर एक बार मैं आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोगों ने कविता
याद करनी है। और परीक्षा में आपको इस तरह से विश्लेषण पूछा जाता है कि आपको ये इस कविता से, इस पंक्ति से कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगी, या फिर इसका विश्लेषण कीजिए। तो अगर समझो आपको 4 लाइनें दी गई, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो आपने क्या लिखना है? प्रस्तुत कविता चांदनी रात कविता से ली गई है। प्रस्तुत कविता के लेखक रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्ता जी है। फिर आपको लिखना है इसकी कहाँ से रचना ली गई है? तो पंचवटी से खंड काव्य से ली गई है। फिर आपको लिखना है कि आपको ये कविता की लाइनें, ये पंक्ति पसंद क्यों है? तो उसका आपको अर्थ लिखना है कि क्यों पसंद है आपको, और इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो संसार में ये जो निसर्ग वैभव है, इसका हमें परमेश्वर ईश्वर ने दान दिया है, और इसका हमें क्या करना चाहिए? दूसरे के लिए समर्पित करना चाहिए। तो हम कैसे समर्पित कर सकते हैं? तो हम खुद ने सबको एक संदेश देना है कि जब भी किसी का जन्मदिन होगा तो हर जन्मदिन को हमने एक पेड़ लगाना है। इस तरह से अगर आज एक एक घर में 5 लोग हैं, तो हमारे पूरे बस्ती में 5,000 लोग हैं, तो हमारे पूरे नगर में 50,000 लोग हैं, तो हमारे पूरे शहर में 5 लाख लोग हैं। तो इस तरह से सभी लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो पूरी दुनिया हरित भरित हरी भरी हो जाएगी। इस तरह से हमको संदेश और प्रेरणा में लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पहले मैं आपको एक कविता पढ़ के दिखाती हूँ फिर से एक बार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है वह, है क्या ये निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि पटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस तरह से आप ये कविता याद कर लीजिए। आगे देखिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुंदर सुबंध गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो ये जो लाइनें हैं, ये आपको परीक्षा में इसका अर्थ बताइए, भावार्थ बताइए। इस तरह से आपको परीक्षा में आएगा, तो ये आप थोड़ा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने रचित चांदनी रात के माध्यम से चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात का वर्णन करते हुए कहा है, चांदनी गजब की निर्मल है। निर्मल है यानी कि स्वच्छ है, सुंदर है, और कितनी निस्तब्ध है, शांत है। इस पवित्र वातावरण में बहती मंद पवन स्वच्छ सुगंध बिखेर रही है। कोई ऐसी दिशा नहीं है जिस दिशा में आनंद का माहौल न हो। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इस शांत और स्थिर वातावरण में नियति नदी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रही है, परंतु वही अपने कार्यकल्पों से प्रकृति की शांति भंग न कर शांत और एकांत भाव से कार्यरत है। आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। आगे देखिए। निम्नलिखित पंक्ति का सरल अर्थ लिखिए।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मान झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा कि इसका आप सरल अर्थ लिखिए। तो ये आपकी कॉपी में आप नोट कर लीजिए और इसका आपको अर्थ लिखना है। भावार्थ लिखने के समय आपको बाकी सब भी लिखना है, उसका कविता का नाम, उसके लेखक का नाम, इसको पंचवटी के खंडकाव्य से लिया गया है, ये आपको सब लिखना है और आपकी कॉपी में इसका होना अनिवार्य है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार देखिए। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने चांदनी रात कविता की पंक्तियों के माध्यम से प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। कोई भी प्राणी हो, हर कोई दुखी रहता है आजीवन नहीं, उसके जीवन में कभी ना कभी खुशी आती ही आती है। अपनी अपनी खुशी हर व्यक्ति अलग ढंग से प्रकट करता है। मनुष्य के भांति पेड़ पौधे, फूल फल और नव पल्लवों भी अपनी खुशी का इजहार करती हुई देखने को मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए मैदानों और उनके उगी घास, घास यानी कि बोलते गवत मराठी में, घास की हरी हरी पत्तियों को नोकों से प्रदर्शित करती है। उन पर पड़ी हुई ओस की बूंदे, ओस की बूंदे यानी कि दव, ओस की बूंदे मोती जैसी दिखाई देती है। ये आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। आगे देखिए, प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति, प्रकृति यानी क्या? निसर्ग, निसर्ग सौंदर्य, नेचर। ये क्या है? हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है। नेचर इज अवर फ्रेंड। आपको ये मराठी में भी लिखने को आता है, आपको ये हिंदी में भी लिखने को आएगा, आपको ये इंग्लिश में भी लिखने को आएगा। तो आप इसी का अगर अनुवाद करके बायहार्ट कर लोगे तो परीक्षा के में आपके 5 गुण किधर नहीं गए, आपको ही मिलेंगे, है ना। देखिए, हमारा जीवन प्रकृति के साथ शुरू होता है, प्रकृति यानी निसर्ग, प्रकृति के साथ ही खत्म होता है, बराबर। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य प्रकृति के अभिन्न अंग है। प्रकृति ने ही सबको जीवन प्रदान किया है। प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। प्रकृति ने केवल मनुष्य को जीवन दिया, बल्कि माँ की तरह लालन पालन करती है ना। अगर बड़ा आम का पेड़ है, उसको बहुत सारे आम लगे हुए हैं, तो हमको वो आम भी देते हैं, हम आम खाते हैं, जूस खाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। उसके जो पत्ते हैं, उसका दरवाजे को तोरण लगाते हैं। इतना बड़ा पेड़ रहता है, उसके नीचे हम चटाई डाल के बैठते हैं, सोते हैं, उसको बच्चे खेलते हैं, रस्सी बांधकर उस पर झूला झूलते हैं। क्या क्या नहीं देता है हमको ये पेड़, बहुत कुछ देता है। सबसे बड़ी बात तो हमको ऑक्सीजन देता है, जो आज हमारी इस कोविड-19 के जमाने में, इस वैक्सीनेशन क्या बोलते हैं, महामारी के रोग में बहुत जरूरत है, बराबर। तो वो ऑक्सीजन भी हमें कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रकृति से पूर्ण करता है, बराबर। ऑक्सीजन हो या रोटी हो, कपड़ा और मकान हो, हर जरूरत के लिए मनुष्य अपना अथवा प्राणी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। जिस तरह थके हुए यात्री का पेड़ छांव प्रदान करती है, परेशान व्यक्ति नदी अथवा समुद्र तट पर प्रकृति के प्रेम को पाकर मन की शांति का अनुभव करता है। प्रकृति की गोद में लेखक, कवि अथवा चित्रकार की कल्पना पल्लवित होती है। ये आपकी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों, आपको ये परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो चंद्रमा की किरणों की जो पहली जो लाइन है, देखिए उनका अर्थ प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा चांदनी रात कविता में से ली है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। कवि ने पंचवटी की अप्रतिम शोभा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है,
और धरती पर भी अपनी रूपहली आभा बिखरी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जल में खेल रही है। धरती और आकाश में चारों ओर स्वच्छ चांदनी अपनी शुभ्र प्रकाश बिखरे रही है। चांदनी रात के इस मनोहरी दृश्य से आनंदित होकर प्रकृति हरे पत्ते अपना आनंद प्रकट कर रही है। मंद पवन के झोंकों से आनंदित होकर मस्ती में पेड़ झूम रहे हैं। इस तरह से कवि ने वर्णन किया हुआ है। तो इसको तो आप बाय हार्ट कर लो, आपको परीक्षा में 2 गुण अवश्य मिलेंगे बच्चों। आगे देखो, प्रकृति मनुष्य की मित्र है। स्पष्ट किस तरह से स्पष्ट किया है? प्रकृति मनुष्य की अंतरंग मित्र है। मनुष्य के मन को लुभाने वाली प्रकृति रोज नए सुंदर दृश्य प्रकट करती है। पंछी सुंदर गीत सुनाती है। हमारे जीवन को नए रंगों से भर देती है प्रकृति। परंतु अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य प्रकृति के इस उपहार को भूल बैठा है। काटते हैं, पेड़ पौधे काट देता है। आधुनिकता से विकास और भौतिकवाद की होड़ में मनुष्य पेड़ पौधों, जंगलों को काटता जा रहा है। इस प्रकार पशु पक्षी पर्यावरण के सभी अंगों को हानि पहुंचाकर नष्ट कर रहा है। प्रकृति के इस राज से मनुष्य को भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर प्रकृति की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको ये? तो ये प्रकृति मनुष्य की मित्र है। इस तरह से आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। ये भी आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए अवश्य आएगा। आगे देखिए बच्चों, प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। हर व्यक्ति अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन करता है। मनुष्य के भांति प्रकृति भी अपनी खुशी का इजहार करती है। यह खुशी हमें पेड़ पौधों के फूलों फलों नवपल्लवों को रूप में दिखाई मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों, उनमें उगी हुई घास की हरी हरी पत्तियों की नोकों से प्रदर्शित करती है, जिन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती है। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य को जीवनावश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति से मिलती है। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा, बारिश, रेन, वर्षा से ही खेती होती है, अनाज का उत्पादन होता है, वर्षा से ही पेय जल उत्पन्न होते हैं। वर्षा का होना या न होना पेड़ पौधों पर आधारित है। पेड़ पौधे मनुष्य के जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु उपलब्ध कराते हैं। इस तरह प्रकृति मनुष्य की सदा मित्र रही है। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधे, पर्वत, नदियों का सागर की सदा से पूजा करता आ रहा है। ये भी आपकी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों, ध्यान से लिखिए। अभी देखिए, ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा। चांदनी रात की विशेषता बताइए। तो किस तरह से बताओगे? तो ये आपको ऐसे के ऐसे आपको आपके उत्तर पत्रिका में लिखना है। मतलब गिचमिड़ ऐसा गंदा करके नहीं लिखना है। अगर कुछ गलती हो गया तो उसको जोर से पेंसिल से खोड़ना खाड़ना नहीं है, रफ नहीं करना है। ऐसे इस तरह से स्वच्छ दिखना चाहिए। मतलब पेपर चेक करने वाले के दिल पर अच्छा असर होना चाहिए, वो प्रभावित होना चाहिए। ओके बच्चों, चांदनी रात की विशेषता है किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहरना, मंद पवन के झोंके, स्वच्छ सुगंध गंध और हर्षित दिशाएं। ठीक है, लिख लिया आपने? आगे देखिए, पंचवटी की 2 चीजें। कौन सी पंचवटी की 2 चीजें हैं? एक तो पर्णकुटी है, मतलब झोपड़ी है, और दूसरा स्वच्छ शिला, यानी कि बहुत बड़ा एक साफ सुथरा पत्थर स्वच्छ शिला है। तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। अभी तारे,
तारे से आप 2 लाइनें तैयार कीजिए। आकाश, आकाश से 2 लाइनें तैयार कीजिए। पर्वत, पर्वत से 2 लाइनें तैयार कीजिए। 2 नहीं तो फिर 1-1 लाइन तैयार कीजिए। आपको तैयार करनी है खुद को। समझो आपको नदी शब्द दिया, तो नदी भी उछलती बटोरती मोती, ये आपकी सब किताबें से लिया गया। आप खुद भी लिख सकते हो आपकी लाइन। नदी, नदियां बहती है, सबसे कहती है, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलके मैं खारी हो जाऊंगी। इस तरह से वो शब्द उस कविता में आना चाहिए, उस कविता की लाइन में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो तारे, नीले आकाश में जगमगाते हैं तारे। हो गई कविता। आकाश, हंसते मुस्कुराते अनुपम न्यारे, हंसते मुस्कुराते अनुपम न्यारे, कौन? आकाश में। पर्वत पर चांदनी बिखेरती आभा, पृथ्वी की गोद में छा रही है शोभा, नदी भी उछलती बटोरती मोती, रजनी के गीत कल 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 गाती। तो इस तरह से ये जो शब्द है वो आपकी कविता में आने चाहिए। कोशिश करो, आएगा जरूर। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसको हम लोग भाषा बिंदु बोलते हैं। आपको उस शब्द से दूसरे अर्थ बताने हैं। तरु, तरु यानी के ट्री, पेड़, वृक्ष, पादप, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके, 2 गुण के लिए आएगा बच्चों। आगे देखो, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। कहाँ कहाँ का पर? अवनी पर और अंबर में। आगे देखो, इसके आपको अर्थ बताने हैं। बगीचा, बगीचा को क्या बोलते हैं? उद्यान, उपवन, वाटिका, बराबर। और वन को क्या बोलते हैं? अरण्य, जंगल, विपिन। इस तरह से आपको परीक्षा में एक शब्द देंगे और आपको उसके 3 अर्थ बताने हैं। उद्यान, उद्यान को क्या बोलेंगे? बगीचा, उपवन, वाटिका। अरण्य को क्या बोलेंगे? वन, जंगल, विपिन। रहेगा ध्यान में। आगे देखिए, लिख लीजिए, ये 2 गुण के लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे देखिए, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना लिखिए। तो इस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है और आपकी कॉपी में भी अपने लिख लेना है। ठीक है। पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना, मोतियों से संध्या का रूप झलकाना और सूर्य का संध्या की मोतियों देना। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तारों के उदित और अस्त यानी कि जब तारों के, जब समझो तारे जब आसमान में दिखाई देते हैं और तारे आसमान से नष्ट हो जाते हैं, मतलब अंधेरा छा जाता है, तो उसके बारे में क्या कल्पना ली कवि ने? पहले देखिए, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। पहले तो सुबह सुबह सूर्य के द्वारा मोतियों से बटोर लेती है। फिर पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, फिर वो पृथ्वी पर सब जगह बिखेर देती है, छितरा देती है, बट फैलाती है। उसके बाद मोतियों से संध्या का रूप छलकना, फिर उसके बाद संध्या का रूप छलकता है, मतलब शाम का सूर्यास्त दिखाई देता है। और सूर्य का संध्या को मोतिया देना, यानी कि सूर्य क्या देता है? संध्या को मोती देता है। इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए बच्चों, नियति नटी के कार्य का ढंग। नियति नटी के कार्य के ढंग क्या है? एक तो वो एकांत भाव से रहती है और दूसरा शांत और चुपचाप रहती है। इस तरह से आपको आपकी कॉपी में लिखना है। अभी ये भाषा बिंदु देखिए। चंद्र, चंद्र को आपको क्या लिखना है? शशि, मयंक, इंदु। हाँ। और कृषक, कृषक आपको क्या लिखना है? किसान, खेतीहार, अन्नदाता। इस तरह से आपको परीक्षा में आएगा, आपको लिखना है। ऐसे भी आ सकता है, शशि, फिर चंद्र, मयंक, इंदु लिखिए, किसान, कृषक, खेतीहार, अन्नदाता लिखिए। लेकिन तुम्हारे पाठ में चंद्र दिया है और आपको शशि, मयंक, इंदु लिखना है। कृषक दिया है, आपको किसान, खेतीहर, अन्नदाता लिखना है। ठीक है। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, वसुंधरा, धरती, पृथ्वी, भूमि। किरणें, खेलने का स्थान। किरणें कहाँ पर खेलती है? जल और थल में। आगे देखिए,
संचार माध्यम की राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी। ये आपको स्वाध्याय दिया गया है, ये आप इस तरह से आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए। 31 अक्टूबर 1919 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के अवसर पर हमारी पाठशाला में राष्ट्रीय एकता पर विशेष कार्यक्रम किया गया। तो ये जो पहले दिया गया था आपको, कि आपको देखिए पहले में एक पर दिया गया था कि आप अपने इसमें एक प्राकृतिक स्थल का नाम देकर और उसकी विशेषता है, उसकी जानकारी आपको लिखनी है। तो ये आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। दिवस 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारी पाठशाला में राष्ट्रीय एकता पर विशेषता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष मान्यवर अतिथि के रूप में जिलाधिकारी थे। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य नागरिकों और विशेषकर जवानों के मन में राष्ट्रीय सद्भावना, एकांता, अखंडता तथा समाज सुरक्षा की भावना के प्रति जागरूकता निर्माण करना था। राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद ईश्वर सभागृह के शिवाजी चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई। लोगों के हाथों में बड़े बड़े घोषणाओं के पोस्टर थे। जवानों ने राष्ट्रीय एकता के विषय में जोर जोर से नारे लगाए थे। संचार माध्यम से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी। तो प्रभात फेरी के बाद अतिथि द्वारा उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता पर संदेश दिया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में अपनी भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के भेदभाव को भूलकर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध जाए, इस समारोह की पोस्टर बनाना, रंगोली आदि का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेता की पुरस्कार दिए गए विजेताओं को। इस समारोह की यादगार में ईश्वर सभागृह के समीप वृक्षारोपण किया गया। आया समझ में आपको? मतलब वृक्षारोपण करना, यह इस कविता का संदेश है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।